Hello everyone. BA second year Indian Political Thought पेपर फर्स्ट। आज हम अध्ययन करेंगे मनु के बारे में, क्योंकि हमें भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो हमारे सामने जो नाम निकल के आता है वो आता है मनु। तो आइए जानते हैं मनु कौन थे और मनु के राजनीतिक विचारधाराएं क्या थी। मनु के बारे में अगर जानना चाहें कि मनु आखिर थे कौन, तो हमारे सामने दो विचारधाराएं आती हैं। कि पहली विचारधारा जो ये कहती है कि जब सृष्टि में प्रलय काल आया और पूरी धरती जलमग्न हो गई तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बचे थे और वो थे मनु, जिन्होंने आगे कुछ लोगों के साथ जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उनके साथ समाज की स्थापना की और राज्य के स्वरूप को निर्मित किया। तो ऐसे ये जो विचारधारा है वो जयशंकर प्रसाद के कामायनी, हिंदी के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, तो उनमें पढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मनु के बारे में कहता है कि मनु कौन थे, तो बताते हैं कि मनु स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और जब पृथ्वी पर प्राकृतिक जो अवस्था थी, जब कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे और जनता एकदम व्याकुल हो उठी थी, भव्यचारी हर जगह थी और अनैतिकता थी और लोगों के साथ हिंसा हो रही थी, तो उस हिंसा से बचने के लिए, अपने शोषण से बचने के लिए लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने राजा के रूप में मनु को यहाँ भेजा और राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कई विचारधाराएं चलती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मनु कोई एक व्यक्ति थे, यह बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप था, तो उसमें भी हम अलग अलग विचारधाराएं देखते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि मनु अगर ब्रह्मा की संतान थे और स्वयं राजा थे, तो मनु ने ही मनुस्मृति में कहा है कि राजा क्षत्रिय होगा। तो मनु चूंकि ब्रह्मा की संतान है और ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, तो मनु कैसे राजा हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मनु के बारे में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मनुस्मृति की बात की जाए, जो मनु ने रचना की है, जिसे हम मानव धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं और जिसे मनुस्मृति कहते हैं, तो मनुस्मृति का जो लिखने का टाइम है, कालक्रम है, वो बहुत लंबा जाता है। मनुस्मृति में कम से कम मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय हैं और अलग अलग समय पे लिखी गई है और बहुत लंबा समय चला है, करीब करीब 200 वर्ष तक। तो कोई एक व्यक्ति कैसे इतना लंबा जीवित रह सकता है। तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है मनु स्मृति जो प्रथम पुस्तक है उसे मनु ने लिखा हो और उसके बाद मनु के विचारधाराओं से प्रभावित विचारधारा वाले अलग अलग मनु ने लिखा हो, अलग अलग लोगों ने लिखा हो। और अगर हम इतिहास में जाएं तो अलग अलग जो हमारे भारतीय दर्शन के जो ग्रंथ हैं प्रमुख, उनमें भी मनुओं के अलग अलग विचार जानने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मनु कोई एक व्यक्ति थे या बहुत सारे व्यक्ति थे, इसके विचार में कोई एक मत नहीं हो पाया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मनु ने राजनीति संबंधी क्या विचार दिए। तो मनु के विचारों में हम जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के आधार बिंदु कौन कौन से थे, राजा के अधिकार क्या थे, राजा के कर्तव्य क्या थे और कैसे राज्य का कार्य होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और जिसमें टोटल 12 अध्याय थे। 12 अध्याय में से 7वें अध्याय में राज्य और राजा के बारे में लिखा गया और 8वें अध्याय में बात की गई दंड व न्याय की। अब चूंकि हमें राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें समाज से जुड़े, मनुष्य से जुड़े हर क्षेत्र, हर पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, मनुष्य के कर्म, राज्य की उत्पत्ति,
संस्कार सभी के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। आइए जानते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के क्या विचार थे। तो मनु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति की जो अवधारणा है मनु की, वो दैवीय सिद्धांत दिया इन्होंने कि राज्य जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है। मीन्स भगवान ने स्वयं राज्य का निर्माण किया है प्रजा के हितों की रक्षा करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत पे आधारित है, और राज्य चूंकि दैवीय संस्था है तो ईश्वर ने स्वयं इसकी रचना की है, तो ये एक सर्वोच्च संस्था है जो सबसे ऊपर है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जैसा हम पाश्चात्य दर्शन में देखते हैं कि वहां भी जो आदर्शवादी विचारक है वो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को मानते हैं, और वही सिद्धांत हम भारतीय उसमें भी मानते हैं। अलग अलग विचारधाराओं में बात करें अलग अलग समाजों में, तो भी मान्यता यही निकल के आती है कि जो राजा है, अगर हम मनु की बात करें तो वो कहते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधित्व है। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें और हीगल को ले, तो हीगल कहते हैं कि धरती पर ईश्वर का अवतरण है राजा। इसी प्रकार से बाइबल में अगर बात करें तो एक अच्छे उचित गुणों से सर्वश्रेष्ठ मानव की बात की जाती है। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा मानव जो अच्छा हो, संस्कारी हो, धार्मिक हो और सही के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देने वाला हो। अब हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई। मीन्स जब संसार में हर जगह हिंसा थी, लोग परेशान थे और माइट इज राइट वाली कॉन्सेप्ट था, मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मत्स्य नियम चल रहा था। मीन्स जो सर्वशक्तिशाली है वो दूसरों का अहित करेगा और उनके अधिकारों का हनन करेगा और अपनी शक्ति को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो उसी से निकलने के लिए प्रजा भगवान के पास गई, प्रार्थना की। उस प्रार्थना स्वरूप ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को संसार में राजा बनाकर भेजा, जिसका कार्य धर्म की स्थापना करना था। तो हम देखते हैं कि राज्य का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत मनु के द्वारा मान्य हुआ। अब बात करते हैं कि राजा क्या है। तो राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मीन्स ईश्वर खुद नहीं आया बल्कि अपने एक प्रतिनिधि को संसार में भेजा कि वो जाए और संसार की रक्षा करे और प्रजा की रक्षा करे। राजा के जो गुण होते हैं तो वो 3 प्रकार के गुण शुक्राचार्य ने बताए कि रजोगुण मीन्स अच्छे सर्वश्रेष्ठ दैवीय गुणों वाला राजा, सतोगुण अच्छे गुणों वाला राजा, सात्विक प्रवृत्ति वाला, रजोगुण मानवीय प्रवृत्ति वाला, और तामसिक। तो तामसिक कैसा? जिसमें दुष्ट प्रवृत्ति ज्यादा हो, राक्षसी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले राजा का विरोध करने का अधिकार यहाँ भी दिया गया है कि अगर कोई राजा अपने धर्म से हट जाए और कुमार्ग पर चलने लग जाए तो उसका प्रजा को विरोध करने का अधिकार है, और जो अच्छा राजा है उसका आज्ञा पालन करना प्रजा का हित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में इनका विश्वास था। राजा, अब राजा की बात करें तो चूंकि दैवीय उत्पत्ति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है और राजा स्वयं प्रभु की संतान है, तो राजा का कर्तव्य, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। चूंकि यहाँ हमारा जो राजा है वो निरंकुश नहीं है, राजा सर्वोच्च है, शक्ति का केंद्र है, सत्ता उसके हाथ में है। लेकिन हमारा जो इंडियन फिलॉसफी पॉलिटिकल है थॉट, वो बताते हैं कि हमारा राजा धर्म के अंतर्गत ही नीतियां बनाएगा, धर्म से बंधा हुआ है, धर्म राजा के ऊपर है जो उस पर एक अंकुश लगाए हुए है, और हमारा जो राजा है वो निरंकुश नहीं बन सकता।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो जो वेस्टर्न विचारधारा थे, उन्होंने क्या कहा, उनका राजा था वो निरंकुश था। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही एक ऐसे राजा की बात की गई जो कानून और धर्म के अंतर्गत रहकर अपनी नीतियां बनाएगा, जिसे राजधर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। कि राजा अपने व्यक्तिगत हित को भी नहीं देखेगा, बल्कि राजधर्म ऐसे कर्म करेगा जिससे कि प्रजा प्रभावित हो और प्रजा उसकी आलोचना न कर सके, हमेशा धर्म का अनुसरण करेगा। तो राजा क्या कर्तव्य परायण होगा, क्षत्रिय वंश से होगा, कुलीन वर्ग का व्यक्ति ही राजा बनेगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो वीर है, शास्त्रों का ज्ञाता है, कर्तव्य पूर्ति की जिसमें इच्छा है, उत्साही है, तेजस्वी है, वो व्यक्ति राजा होगा। इसके अलावा मनु के जो विचार है वो कहते हैं कि राजा जो है वो कई सारे जो हमारे देवता हैं उनका अंश लेकर आया है। तो राजा में सारे देवताओं का अंश है, इसलिए वो देवता स्वरूप है। तो मनु क्या कहते हैं कि राजा देवतुल्य है, चाहे शिशु ही क्यों ना हो। मीन्स जो राजा है वो देवता के समान है, क्योंकि सभी देवताओं का कुछ अंश लेकर उसका निर्माण किया गया है। जैसे इंद्र से प्रभुत्व लिया, सूर्य से उसका तेज लिया, यम से न्याय करने की शक्ति ली, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद और अग्नि से तेज। तो जिस तरीके से इंद्र प्रभुत्व संप्रभुत्ववादी है और उनमें शासन करने की जो क्षमता है वो राजा को इंद्र से मिली है, सूर्य से उनका तेज और उनका प्रताप मिला है, और यम से न्याय करने का मीन्स सबके साथ समानता का अधिकार करते हुए न्याय करने की शक्ति मिली है, कुबेर से उनका धन मिला है, और चंद्रमा से आनंद, जैसे हमको चंद्रमा को देख के आनंद होता है वैसे ही राजा को देखकर प्रजा को आनंद मिलता है, वो गुण इन्होंने लिया है। अग्नि से तेज, जिस प्रकार अग्नि दुष्टों को अपने तेज से जला देती है उसी प्रकार राजा भी दुष्टों का संहार करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे देवताओं के क्वालिटीज हैं वो एक राजा में है, तो राजा स्वयं क्या है, देवता के तुल्य है। तो मनु कहते हैं कि राजा देवतुल्य है, चाहे शिशु ही क्यों ना हो। मीन्स जो राजा है वो हमारा देवता के समान है, भले ही एक बालक क्यों ना राजा हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु स्मृति में राजा का जो चरित्र है बहुत सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए, न्याय के मार्ग पे चलने वाला होना चाहिए, प्रजा के हित में कार्य करने वाला होना चाहिए, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति ही प्रजा का हित करने के लिए हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य के उद्देश्य। तो राज्य के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया, प्रजा के हितों की रक्षा करें। तो प्रजा की रक्षा कैसे करें कि अपने आंतरिक जो राज्य है उसमें कोई विवाद ना हो, और प्रजा की हितों की रक्षा बाह्य आक्रमणों से करें। अपने राज्य में सुख शांति की व्यवस्था स्थापित करें। प्रजा जब खुश होगी तो राज्य अपने आप भली भांति विकसित होता रहेगा, और जहां न्याय नहीं होगा उस राज्य का विनाश हो ही जाएगा। तो राजा का क्या कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र, अपनी प्रजा की रक्षा करे। न्याय की व्यवस्था स्थापित करना, न्याय की व्यवस्था स्थापित करना भी राज्य का उद्देश्य है, क्योंकि अगर किसी राज्य में न्याय व्यवस्था नहीं होगी, और न्याय की व्यवस्था कैसे की जाएगी, जब उस राज्य में दंड की व्यवस्था उचित हो। क्योंकि मनु का जो राज्य है उसके दो आधार बिंदु हैं, पहला धर्म, दूसरा दंड। धर्म होता है संसार को चलाने वाले नियम, और दंड होता है ताकि धर्म की रक्षा हो सके। इसीलिए मनु कहते हैं कि राजा धर्म की रक्षा करे और धर्म उसकी रक्षा स्वयं करेगा। तो इस प्रकार से राज्य का हमारा उद्देश्य हो गया न्याय की व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कि राज्य के अंदर वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, अपने कोष में वृद्धि करता रहे। तो राजा कैसा होना चाहिए, राज्य वो अच्छा होता है जिसके पास एक अच्छी मात्रा में कोष हो। कोष मीन्स धन संपदा हो, जिससे उनका वैभव बना रहे और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। तो इसलिए वो कहते हैं, कर व्यवस्था का भी वर्णन मनुस्मृति में किया गया है, जिसमें बताते हैं
कि राजा को अपनी प्रजा से, चूंकि प्रजा की सेवा कर रहा है, प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो उससे कर के रूप में कुछ धन ग्रहण करना चाहिए। अगर राजा ऐसा नहीं करता तो उससे क्या होगा कि प्रजा के पापों का भी कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारे राज्य में उपज हो रही है, पैदावार हो रही है, उसका छठा भाग और व्यापार का 10वां भाग 1/10 लेना चाहिए। तो तभी राज्य में कोष की वृद्धि होगी और उस धन की व्यवस्था वो अपने नागरिकों के लिए कर सकता है। इसके अलावा युद्ध समय में राजा अपनी प्रजा का 1/4 भाग भी ले सकता है, क्योंकि उस समय जरूरतें बढ़ जाती है। इसके बाद राज्य का कार्य क्या है? वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? 4 वर्ण हैं समाज में, उन चारों वर्णों के जो लोग हैं वो अपने अपने वर्णों से जुड़ा कार्य करें, अपने दायित्व की पूर्ति करें। जो जिस वर्ण का है उससे जुड़े अपने अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ति अच्छे से करता रहे, तभी वर्ण व्यवस्था बनी रह सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनु ने राज्य के उद्देश्य, राजा के कर्तव्य, राजा कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज बताई। इसके बाद वो कहता है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा विजय की महत्वाकांक्षा रखता हो, और राजा दुराचारी नहीं होना चाहिए, राजा विलासितापूर्ण भोग विलास का आदि नहीं होना चाहिए, राजा को अपने ही धर्म की स्त्री से और विवाह करना चाहिए, और राजा को ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपने राज्य के विकास के बारे में कार्य करे। राजा की जो दिनचर्या है उसको भी वो 3 भागों में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि राजा का जो दैनिक जीवनचर्या है वो गतिशील होनी चाहिए। सुबह सर्वप्रथम उठ के अपने दैनिक स्नान आदि करने के बाद राजा को न्याय कार्य देखना चाहिए, अपने मंत्रियों से वार्तालाप करके अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श करने चाहिए। इसके साथ साथ राजा को ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए, राजा को समय समय पे यज्ञ आदि का आयोजन करना चाहिए, राजा को ऐसे गुप्तचर इस नगर में रखने चाहिए जो उसके विश्वास पात्र हो और अच्छी और सही जानकारी, सटीक जानकारी उसके राज्य से जुड़ी उन्हें लाके देने चाहिए। राजा को हर समय पे धैर्य रखना चाहिए, संयमी होना चाहिए और धर्म के मार्ग का अनुशासन करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनु स्मृति में राज्य से जुड़ा और राजा से जुड़ा जो बातें बताई हैं, विचार दिए हैं, वो अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। इसके अलावा 8वें दंड व न्याय की व्यवस्था का भी इनके उसमें बहुत महत्व है, जिसको हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।